नमस्ते दोस्तों। तो आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा व्यस्त होने की वजह से, थोड़ा कॉलेज के रिलेटेड चीज़ें की वजह से, व्यस्त होने की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज शुरुआत करते हैं। आज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। पिछले दिन हमने पढ़ लिया था कि जो वर्क डन होती है वो कैसे निकालते हैं। आज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ v इंटू ई स्क्वायर इंटू डी टाउ, मतलब dv, प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस e vector of v dot dA vector. Now is the volume and dA is the surface. अब सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी अब में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। अब एक होलोस्फीयर में ये वॉल्यूम, मतलब कौन सा वॉल्यूम की बात करा जा रहा है? बस ये रेडियस तक। उसके बाद मतलब कोई भी रेडियस अगर आउटसाइड द आर हो गया तो उसके लिए वो वॉल्यूम नहीं है, ये सरफेस हो गया। अच्छा, और एक बात, मान लीजिए जहां पर मैंने कोई चार्ज दे दिया, चार्ज तो रहेगा। अब मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया बाहर। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? प्लस क्यू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट होगा रेडियली आउटवर्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डाइवर्ज हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हुआ, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहाँ स्टोर होगा? वो चार्ज में होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा? तो जनरली दो जगह हो सकता है, पर अगर मैं थोड़ा एग्जैक्टली बताऊं कि जो हमारे रेडिएशन थ्योरी है और उसके बाद हमारे जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस टॉपिक को आज पढ़ते हैं, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। पहले इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो W इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है होलो में, तो ये वाला क्वांटिटी जीरो। तो इंटीग्रल ऑफ सरफेस में होगा, सरफेस में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या होगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इंटीग्रल ऑफ डी ए। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 को के मानेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर। ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो हम मान लो ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज है, छोटी छोटी जो इस स्फीयर के ऊपर लगी हुई है, वो इनफाइनाइट में बिखरा हुआ था, और उसी जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को हम एक एक करके जोड़ के उस स्फीयर को बनाया है। तो उसमें कितना एनर्जी लगा है? वो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी इज टू फॉर्म द होलोस्फीयर। कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस होलोस्फीयर को फॉर्म करने के लिए, या जो होलोस्फीयर जिस पोजीशन में बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फॉर्मेशन में बना हुआ है, इससे उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? तो तोड़ने या बनाने में इतना एनर्जी लगेगा के की स्क्वायर बाय 2 आर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी तो ये निकल गया। अब जहां पर एक सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। अच्छा, और एक बात,
इसी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को तुमको पता है कैसे लिख सकते हैं? इसी फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को एक नंबर बता दिया। इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी टाउ फॉर ऑल वॉल्यूम। अब ऑल वॉल्यूम मतलब क्या है? देखो, पहले हम क्या बात कर रहे थे कि वॉल्यूम मतलब इस आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू आर, मतलब बस इसके अंदर ये वाला पार्ट वॉल्यूम के अंदर आती है। बाकी तो सरफेस वाला पार्ट है, जो ये सरफेस वाला इंटीग्रल। अब जहां पर बात कर रहे हैं कि दो वॉल्यूम है, एक जीरो से आर तक है और एक आर से इंफिनिटी तक है, जो बाहर में इंफिनिटी तक ये है, दो वॉल्यूम है। तो इसको हम ऐसे में निकाल सकते हैं कि अगले पेज में चलते हैं। होलो स्क्वायर के लिए W इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ ई स्क्वायर डी टाउ। तो कोई भी एक चार्ज है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, एंड डी टाउ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और आर का वैल्यू जीरो से आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये हो जाएगा आर से इंफिनिटी। देखो जहां पर कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, देखो ये आ रहा है तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है आर से इंफिनिटी, और ये आ रहा है तुम्हारा क्यू टू दी पावर 4 इंटू 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉरी क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जो अगर मैंने स्फीयर कंसीडर किया तो ये आर रेडियस है, तो किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर टू दी पावर 4 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये हो गया, अच्छा नीचे करते हैं, तो जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इसको तुम 4 पाई, जहां पर भी 4 पाई हो जाएगा ये कट के ये तुम्हारा 4 पाई आ जाएगा, और एक एप्सिलॉन कट के तुम्हारा एक एप्सिलॉन आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर बाई आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल करेंगे आर से इंफिनिटी तक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस 1 बाई आर आती है, तो ये देखो जहां पर भी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर के मानेंगे तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर। इसका रिजल्ट भी वही आया था, के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। तो तुम डायरेक्ट इन दोनों की यूज करके जगह ये भी यूज कर सकते हो। तो आप करते हैं बात सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए हम पहले इसको ऐसे करेंगे कि हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे, क्लोज्ड वॉल्यूम स्क्वायर वॉल्यूम इंटू ई स्क्वायर इंटू डी टाउ। अब जहां पर पहले हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट करेंगे, पहले हम जीरो से आर की बात करेंगे, वो होती है क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यूब, ये होती है। तो इसका पहले होल स्क्वायर इंटू डीटा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ आर टू इंफिनिटी, ये तो तुम्हारा हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी टाउ मीन्स
4πr² इंटू dr। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा q²r², ये तुम्हारा 4 पाई, और थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक काज करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, q² हो गया, और ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r⁶ इंटू r² इंटू dr। ठीक है, और इसको इंटीग्रल करेंगे 0 से कैपिटल R, और इसको तो पहले से हमको पता है कि q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इसको पहले से पता है, इसको हमने थोड़ी देर पहले किया, ये वाला डेरिवेशन q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बस इतना ही। और जहाँ पे w इक्वल टू, जहाँ पे करेंगे q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r⁶, ये r⁵/5 प्लस करेंगे q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और जहाँ पर r⁵ और r⁶ कट के नीचे r हो जाएगा, तो 5 8 से 40, तो 40 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, तो 6 q² इक्वल टू दिस, तो 3q² इंटू 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे तो 5, तो 3k q²/5r, ये तुम्हारा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। अच्छा, ये जो होता है तुम्हारा हाफ, अगले टॉपिक में चलते हैं, ये तो हो गया, और इसको यूज करके भी कर सकते हो, मैंने बोला ये भी वैलिड है। वॉल्यूम 0 से r, r से इंफिनिटी, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको बता दिया था, उस हिसाब से हुआ। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 से r की बात करेंगे तो kqx/r3, मतलब जहां पर qr/4πε0r3। अब जब r से इंफिनिटी की बात करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगा q/4πε0r²। ठीक है, बस ये 3kq²/5r, और जहां पर k मतलब सबको पता है 1/4πε0, दिस इज k, तो 5 रह जाएगा, तो 3kq²/5r, जहां पर भी सेम 2 रह जाएगा, तो kq²/2r। तो अगले टॉपिक में चलते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये जो वॉल्यूम है स्क्वायर इंटू डी टाउ, ये एक्चुअल में अगर du है, मतलब हमारा जो एनर्जी है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी u, तो एक्चुअल में हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मतलब हो जाएगा du/d टाउ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब मान लो एक पॉजिटिव चार्ज का ऐसे है पूरा कंडक्टर, और उस कंडक्टिंग बॉडी में एक हाफ मान लो ऐसे काट दो, तो ये जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज रह गया और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को प्रेशर दे रहे हैं। वो कितना प्रेशर दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली कितना है, तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब मैं इसका अगले दिन एक डेरिवेशन कराऊंगा। आज थोड़ा सा ना, आज हम अपने पुराने टॉपिक मेथड ऑफ इमेजेस में चलते हैं। मेथड ऑफ इमेजेस में चलते हैं। तो मेथड ऑफ इमेजेस में मैंने क्या बोला था कि मान लो कोई एक कंडक्टिंग प्लेट है, अब कंडक्टिंग बॉडी है, और उस कंडक्टिंग बॉडी में एक चार्ज पहले से ही दे रखा है Q1 Q2 Q3, वो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर सरफेस में चार्ज है। तुमको पता है कि कंडक्टर में हमेशा सरफेस में चार्ज होता है, ये क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एडवांस फिजिक्स में इतना नहीं पढ़ाया जाएगा। तो कंडक्टिंग सरफेस में हमेशा चार्ज होता है, और कंडक्टिंग बॉडी में अगर कोई चार्ज दे दोगे तो चार्ज हमेशा सरफेस में रहता है, वो अंदर है होगा नहीं, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कंडक्टिंग बॉडी में। तो एक कंडक्टिंग ऐसा बॉडी, उसमें अगर मैंने चार्ज दे दिया तो चार्ज हमेशा सरफेस में रहेगा।
और बाहर कोई चार्ज पहले से ही है, तो सारे चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कोई अमाउंट ई मान लेते हैं। और इस कंडक्टिंग बॉडी का एक आइडेंटिकल शेप का मैंने अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर ये जो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर जितना चार्ज था वही चार्ज रख दिया और बाकी सारा चार्ज सेम रख दिया, तो उसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर ई के बराबर ही होगा, तो वो बदलेगा नहीं। मतलब एक कंडक्टिंग बॉडी को मैं सिमिलर या आइडेंटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर सकता हूँ। बस इतना बताएं। बस इस हिसाब से चलते हैं। मैं एक कैलकुलेशन करूंगा। जैसे मान लो एक कंडक्टिंग प्लेट है, करेक्ट। ये मान लो एक कंडक्टिंग प्लेट है और इसके ऊपर एक प्लस क्यू का चार्ज है। इस प्लस क्यू का जो चार्ज है वो कैसे है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है ना। और ये जेड में जो क्यू चार्ज है वो 0,0,d पोजीशन में है, ठीक है। और ये तुम्हारे कंडक्टिंग प्लेट है, ये जो एक्स वाई प्लेन में जो प्लेट है जो हमारे लिए जेड इक्वल टू 0 है और ऊपर वाला पोजीशन जेड ग्रेटर देन 0 है और नीचे वाला पोजीशन जेड लेस देन 0 है। ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। अभी कंडक्टिंग प्लेन में कैसे चार्ज आएगा, पहले एक चीज बता देता हूँ। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये तुम्हारा कैसे अपने आसपास ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फिर उसके थोड़ा बड़ा रेडियस में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फिर उसके बड़ा ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फिर एकदम से बहुत जब इंफिनिटी में चला जाएगा कुछ ऐसा, फिर ऐसे सीधा हो जाएगा। वैसे ये सीधा कैसे बनेगा, इसके सिमिलर डिस्टेंस में नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखेंगे, वो भी अपने आसपास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ऑरा जिसको सॉरी 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 अपना ऑरा जिसको बोलते हैं, वो ऐसे अपने आसपास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लग जाएगा। समझ रहे हो ना, अपने आसपास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लग जाएगा ऐसे करके। फिर वो भी, ये तो हमारे z ग्रेटर देन 0 में वो चार्ज है, ये z लेस देन 0 में वो चार्ज है, ये z इक्वल टू 0 में ये वाला एक मोटा सा मैंने बना दिया, ऐसे एक प्लेन बच जाएगा। तो ये प्लेन को हम कंडक्टिंग प्लेन बनाएंगे। वो कंडक्टिंग प्लेन में कैसे आता है, देखो ये जो तुम्हारा आसपास चार्ज बनी है ना, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा हमेशा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमको पता है तभी जाके ये नेगेटिव चार्ज में ऐसे मिलेगा। एक्सिस से नेगेटिव चार्ज में मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ऐसे जा रहे हैं हमेशा ऐसे, और वही परपेंडिकुलर चार्ज ऐसे करके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर रही है ऐसे करके। हमेशा ये ऐसे परपेंडिकुलर से ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टिंग प्लेट है उससे पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमको एक चीज बताएं, इसको कंडक्टिंग प्लेट क्यों बोल सकते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पॉजिटिव मतलब 90 डिग्री में होना ही पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल वेक्टर के साथ 90 डिग्री कब मैंने बोला था, जब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तब। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, उसको मैंने हटा दिया और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में इसको एक मान सकता हूं, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस मान सकता हूं, तो इसका हर एक जो पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट मान लो, 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 ये वाला, हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस में है दोनों चार्ज से, तो हर एक पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी कंडक्टिंग प्लेट में मैं हर एक पॉइंट में पोटेंशियल जीरो मान रहा हूँ। मैंने मतलब जहां पर एक कंडक्टिंग प्लेट था उसको मैंने हटा के एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ला दिया, तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल सब पॉइंट के इक्वल है, और वो इक्वल का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है।
और वो किस मॉडल से बना है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी मॉडल से बना है, क्योंकि हमेशा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसा होता है उसके बीच में, मतलब तुम कुछ ऐसा मान सकते हो ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, जहां से जहां ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहा है, और बीच में मैंने काट दिया, और बीच में मैं काट दिया मतलब 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाती है ना, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाती है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाती है तो कोई भी कंडक्टिंग प्लेट को मैं उस इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर सकता हूँ, या पहले से कोई कंडक्टिंग प्लेन दे रखा है उसको भी मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कितना हो, वो जीरो होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, प्लस क्यू से जितना है माइनस क्यू से उतना ही होगा, तो प्लस क्यू से उतना ही है, मतलब क्यू बाई के क्यू बाई एक्स और माइनस ऑफ के क्यू बाई एक्स, तो वो काट के जीरो हो जाएगा, एक्स मतलब डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का भी एक्स एक्स, इस पॉइंट का कुछ मान लो ये भी सेम होगा, है ना। बस अब इसी फिगर को ये तुम्हारा जेड लेस देन जीरो है, बस जहां से तुम्हारा दूसरा जो ऐसे खींच देंगे, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारा माइनस क्यू पॉइंट ये होगा, और माइनस क्यू पॉइंट जीरो कोमा माइनस डी होगा, और इसके लिए अब बात ये है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये जो तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इन दोनों के लिए किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए सेम होगा। देखो मैं इसको एक चीज से डिराइव करता हूँ, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी कितना चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा हमको नहीं पता, इसको एक बस सरफेस मान लो, और हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है, एक्स वाई प्लेन है, प्लस क्यू चार्ज जीरो कोमा डी में स्थित है, और जीरो कोमा माइनस डी में माइनस क्यू चार्ज है। हमको निकालना है किसी भी एक पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमको प्रूफ करना है कि इसमें जो चार्ज होगा वो माइनस क्यू होगा इस प्लेट में। कैसे करेंगे, तो प्लस एक्स वाई जेड में अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फील्ड क्या होगा, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, चार्ज तो जहां पर है तो चार्ज जहां पर है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड माइनस डी इंटू के कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू होल टू दी पावर 3/2, और आ जाती है माइनस क्यू इंटू एक्स आई कैप वाई जे कैप इंटू जेड प्लस डी इंटू के कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वेट वेट यहाँ पर ये प्लस होगा क्योंकि वेक्टर ऑलरेडी मैंने लिख दिया। अब बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट, हमको जेड इक्वल टू जीरो में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, करेक्ट, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड इक्वल टू जीरो में चाहिए। वेट वेट सॉरी सॉरी, ये क्यू इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप माइनस जेड बाई डी के कैप हो गया, और ये तुम्हारा
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया जेड प्लस डी क्यू के। तो माइनस ही होगा, मतलब एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन मैंने साथ में ले लिया यहाँ पर -x -y और जेड प्लस डी का जगह जेड माइनस डी मैंने जेड प्लस डी। तो एट जेड इक्वल टू जीरो, तो एट जेड इक्वल टू जीरो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जेड इक्वल टू जीरो में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा नीचे। तो नीचे हम लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा जहां पर सॉरी जेड प्लस डी ऊपर है, जेड प्लस डी, तो जेड का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये भी जेड इक्वल टू जीरो मतलब सरफेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। और जेड इक्वल टू जीरो, और जहां पर भी जेड इक्वल टू जीरो तो माइनस ऑफ 2q इंटू डी इंटू के कैप। हाँ अब ठीक है, क्योंकि मैं माइनस के कैप करके प्लस कर दिया था, तो ठीक है मैंने नेगेटिव एडजस्ट नहीं किया था, बाद में मुझे पता चला। इलेक्ट्रिक फील्ड इज -2q d इंटू के कैप इज दिस। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर है, इसको हम अगले पेज में लिख जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एट जेड इक्वल टू जीरो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या निकला, -2q d इंटू के कैप इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। और अच्छा इस सरफेस में, इसको मैंने अगर मैंने ऐसा कर लिया, इस सरफेस में मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, तो देखो एक चीज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सरफेस आर। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अच्छा एरिया बाद में दिखा जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ देर के लिए ऐसा करेंगे और के कैप छोड़ देंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो -2q d करेंगे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना उसकी बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालता है, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालता है सरफेस में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो जहां से जो सिग्मा आ जाएगा वो -q d अपॉन 2, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, एप्सिलॉन कट जाएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू होल टू दी पावर 3/2, कुछ ऐसा हो जाएगा। 2 पाई एप्सिलॉन कट गया एंड क्यू डी, ये सिग्मा, सिग्मा मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। और जहां पर हमको बताया कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बराबर मैंने कर दिया, उसके बराबर कर दिया। अब सिग्मा से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज। और देखो ये मान लो एक रेडियस है, ये मान लो एक रेडियस है आर डिस्टेंस में, तो आर डिस्टेंस में जाके हमने छोटा सा डिस्टेंस मैंने डी आर अगर ले लिया ऐसे करके, तो हमारा जो डी एलिमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो जहां से हम अगर क्यू प्राइम निकाले, मतलब उस सरफेस में कितना चार्ज है, वो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, उसका इंटीग्रल, तो सिग्मा डी ए करेंगे तो क्यू डी इंटू हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू होल टू दी पावर 3/2। तो जहां से तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को तुम टी स्क्वायर मान लो, तो जहां पे आ रहा है 2r dr इक्वल टू 2t dt, तो जहां पे 2 पाई कैंसिल, तो माइनस ऑफ क्यू डी और आर डी आर को टी डी टी, और आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अच्छा जहां पर ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो टी क्यू, तो जहां पे टी स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस क्यू डी, तो इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर।
तो जहाँ पे इसको लाने की जो बात हो जाएगी माइनस ऑफ 1/t, तो प्लस 1/t है ना, माइनस पहले से ही था, और ये भी माइनस 1/t, और t मतलब t मतलब अच्छा, पहले रेडियस का वैल्यू जीरो था क्या? अगर रेडियस का वैल्यू जीरो हुआ तो t का वैल्यू d हो जाएगा, और रेडियस का वैल्यू अगर इंफिनिटी हुआ तो t का वैल्यू भी इंफिनिटी हो। रेडियस इसलिए इंफिनिटी है, r इक्वल टू जीरो से बहुत बड़ा प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है बेटा, एक्स वाई प्लेन में पूरा बटा हुआ है ये, तो तब जाके हाँ, तो t का वैल्यू अगर मैंने मतलब r का वैल्यू अगर जीरो से इंफिनिटी है तो t का वैल्यू d से इंफिनिटी, तो d से इंफिनिटी मतलब ये क्यूब प्राइम होगा, तो 1 बाई इंफिनिटी मतलब जीरो माइनस डी, दैट इज माइनस 1 बाई क्यू, दैट इज माइनस। तो एक चीज समझ गए, ये जो क्यूब प्राइम है, ये जो क्यूब प्राइम है जहां पर ये जो चार्ज है वो माइनस क्यू के बराबर है, तो इस प्लेट में जो चार्ज है वो माइनस क्यू के बराबर है। अब चार्ज सबसे ज्यादा डेंस कहां पर है? सेंटर में। तो क्योंकि अगर रेडियस का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, अगर जहां पर रेडियस का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो डी क्यूब, तो माइनस क्यू बाई टू पाई डी स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू बाई टू पाई डी स्क्वायर, जो सबसे ज्यादा है। मतलब इस पॉइंट के आसपास, सेंटर के आसपास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, धीरे धीरे चार्ज कम फैलता रहता है। मतलब सबसे डेंस एरिया कहां पर है? उस सेंटर जो है ना, सेंटर, ये जो सेंटर दिख पा रही है, कैसे दिखाऊं, ये जो सेंटर दिख पा रही है, ये इसमें चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर धीरे 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 कम फैला होगा। इस एक सेकेंड, इस पॉइंट में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आर का वैल्यू जीरो पुट करके देख लो, फिर धीरे 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 इस प्लेट के आसपास कम फैला हुआ है चार्ज, और यही बात ये प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आर का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो माइनस क्यू अपॉन टू पाई डी स्क्वायर, माइनस क्यू अपॉन टू पाई डी स्क्वायर, वो सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम फैल रहा है, तो क्यू प्राइम इक्वल टू माइनस क्यू। तो जहां पर क्यू है और जहां पर अगर माइनस क्यू चार्ज ही बनेगा इस कंडक्टिंग प्लेन या इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो ये इक्विवेलेंट है कि तुम प्लस डी डिस्टेंस में अगर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू डिस्टेंस डी डिस्टेंस में ही उसको ऑपोजिट में एक दूसरा ऑपोजिट चार्ज मान लो। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इमेजेस, मतलब ये जो तुम्हारा प्लेन है ना, ये मिरर की तरह काम कर रहे हैं। तो एक मिरर अगर कंडक्टिंग प्लेन हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, तो इस कंडक्टिंग प्लेन जब भी बोलेगा तब हम प्लस क्यू चार्ज अगर ऊपर है तो उसके ठीक नीचे, जस्ट ठीक नीचे सेम डिस्टेंस में माइनस क्यू चार्ज पकड़ सकते हैं, फिर पूरे जो सिस्टम उसको चेंज करेंगे। समझे? तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही मेथड ऑफ इमेजेस, अगले दिन थोड़ा इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है? बस इतना ही करो, और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। 81 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, टारगेट 100 सब्सक्राइबर इस महीने में हो, तो उसके लिए सपोर्ट करो, और जिसको चाहिए उसको शेयर करो। मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तब भी अगर कोई दिक्कत हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम और मेरा कोरा का लिंक है, वहां पर जाके मुझे जरूर पर्सनली पूछ सकते हो, आई विल गाइड यू पर्सनली। जय हिंद।